नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 6 की ये एनसीईआरटी है और ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, भूगोल। कोई भी सब्जेक्ट आपको समझना हो, कोई भी सब्जेक्ट बेसिक से आपको पढ़ना हो, तो एनसीईआरटी से बेहतर किताब कोई नहीं समझी जाती, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली स्लोली आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। अगर क्लास 6 से आप शुरू करेंगे, 12 तक जाएंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरे सब्जेक्ट का ये कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कंपटीशन अगर आप दे रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ये एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच है और इस बैच के अंतर्गत हम लोग हर एक क्लास की एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज यहाँ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्लास 6 की ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करने जा रहे हैं। इस एनसीईआरटी का नाम है पृथ्वी हमारा आवास, कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी जो इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए, और उससे ज़्यादा जो यूपीएससी की, यूपीपीएससी की, एमपीएससी की, बीपीएससी की, या फिर किसी और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी जीएस पूछा जाता है या जीके पूछा जाता है, तो बेसिकली ये क्लास उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। चलिए अपने अध्ययन को शुरू करते हैं। ये जो क्लास है वो सामाजिक विज्ञान के नाम से आपको मिलेगी किताब, और उसमें पृथ्वी हमारा आवास ये एनसीईआरटी की किताब होगी। कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, ये उसके कवर पेज पे आपको लिखा मिल जाएगा, ये किताब है। बात हो रही है भूगोल की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये भूगोल शब्द कहाँ से आया, भूगोल का अध्ययन कब शुरू हुआ। अंग्रेजी में भूगोल को कहते हैं, एक शब्द है जियोग्राफी, ज्योग्राफी के नाम से भूगोल को जाना जाता है। आप लोग इस शब्द से परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित हैं तो अभी परिचित हो जाएंगे। अब ये जो आपका शब्द है ज्योग्राफी, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है यहाँ पर जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। तो ग्राफी जो शब्द है ये ग्राफिया से आया है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ, और ग्राफिया जो शब्द है, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। यहां पर देखिए दिया हुआ है, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना, लिखना यानी कि उसको समझना, पृथ्वी के बारे में जानना, ये ज्योग्राफी कहलाता है। बाद में ये बात हो गई कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, उसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। कुछ शब्द और भी होते हैं, जैसे एक शब्द है यहां पर, इसको देखिएगा, ये शब्द है जियोलॉजी। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, तो जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन हम करते हैं। एक शब्द है जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन, मैट्रिक का मतलब होता है मापन करना, और एक शब्द है जियोइड। ऑइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार का, तो पृथ्वी के आकार का मतलब जो पृथ्वी की तरह हो, तो उसके लिए जियोइड शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द यूज करते हैं? जियोइड, ये शब्द होता है। ये शब्द हैं जिनसे आप परिचित होते रहेंगे, आगे ये शब्द आते रहेंगे। लेकिन इस क्लास में जो हमको पढ़ना है वो चैप्टर्स पूरे पुस्तक के अगर हम देख लें, पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। लेकिन इस पूरी बुक में और भी कई चैप्टर हैं। अगला है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और हमारा देश भारत। इतने चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पृथ्वी में, पृथ्वी की स्थिति, सौरमंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है, इसको पढ़ेंगे। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी में अगर हम अध्ययन करने चलते हैं पृथ्वी के बारे में, तो आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा जो पृथ्वी के बारे में आप पढ़ते हैं। लेकिन पृथ्वी का अगर आपको अध्ययन शुरू करना है तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि ये पृथ्वी जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ है कहाँ। तो आपको पता चलेगा ये एक सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम का ये पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी जब हमको समझ में आ जाएगी तो आगे के चैप्टर्स में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। और जब भूगोल का अध्ययन हम करते हैं तो क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज्यादा पृथ्वी के बारे में पढ़ें। सौरमंडल में पृथ्वी, रात में जब आपकी किताब में ऐसी स्टार्टिंग हुई है कि सूर्यास्त के बाद जब आप आकाश को देखते हैं, टिमटिम करते उस पे तारे नजर आते हैं, कुछ चमकते हुए बिंदु नजर आते हैं। जैसे जैसे रात ज्यादा होती है वैसे वैसे ये टिमटिम करते तारे, ये बिंदु, ये बढ़ते चले जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ ज्यादा चमकीले होते हैं, कुछ कम चमकीले होते हैं, लेकिन आकाश में आपको ये आसानी से दिख जाते हैं। ये जो छोटी छोटी वस्तुएं, चमकदार वस्तुओं से भरा आकाश आपको दिखता है,
वो वास्तव में है क्या? ये तारे हैं। ये क्या है? ये स्टार्स हैं। और ये जो स्टार्स हैं, ये जितने छोटे आपको दिख रहे हैं, ये इतने छोटे हैं नहीं, ये बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे आपका सन है, ऐसे ये भी तारे हैं, लेकिन दूर होने के कारण आपको ये छोटे छोटे दिखते हैं। आपको चंद्रमा भी दिखता है। ये चंद्रमा अलग अलग समय पे अलग अलग आकार का दिखता है। कभी चंद्रमा आपको ऐसे दिखेगा, कभी चंद्रमा आपको ऐसे दिखेगा, कभी चंद्रमा आपको बिल्कुल पतला सा दिखेगा, कभी चंद्रमा आपको थोड़ा सा इससे मोटा दिखेगा। अलग अलग चंद्रमा की कलाएं होती हैं, अलग अलग वो साइज का दिखता रहता है। जब ये ऐसे पूरा दिखता है तो ये होता है पूर्णिमा का दिन, जब फुल मून होता है। ये क्या होता है? पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा पूरा निकल आता है, पूरा चमक रहा होता है, गोल गोल आपको दिखता है। उसके बाद में जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन आप देखेंगे तो पूरा उजाले की रात होती है। फिर चंद्रमा धीरे धीरे शिफ्ट करने लगता है और महीने भर में अगर यहां पर पूर्णिमा पड़ी है तो पूर्णिमा के बाद में आप जाएंगे तो फिर 15 दिन पर जब आप यहां पहुंचेंगे, 15 डेज पे, 15 दिन पे पूर्णिमा के बाद, तो आपको यहां पे मिलेगी अमावस्या। और उसके बाद फिर 15 दिन बाद आप आएंगे तो आपको पूर्ण पूर्णिमा मिलेगी। और उसके बाद में फिर से ऐसे अमावस्या। हिंदी महीनों के नाम आप जानते होंगे, चैत्र वैशाख ऐसे करके नाम है, 12 महीने है ना, ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन पौष में, है ना, ऐसे है ना। तो इसमें दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष जो होते हैं, इन पक्षों में एक आपका होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा आपका होता है कृष्ण पक्ष। जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में उजाली रात होती है, और जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात होती है। लेकिन पक्ष का मतलब ये मोटे तौर पर 15 दिन का पक्ष होता है, 15 डेज का ये पक्ष होता है। जब पूर्णिमा है तो उजाली रात है, फिर धीरे धीरे एक एक दिन करके आप चंद्रमा को देखेंगे तो ये उजाले से अंधेरे की तरफ रात बढ़ती चली जाएगी। यहां पे उजाले से अंधेरे की तरफ रात बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद में जब अमावस्या आ गई, अमावस्या के बाद में फिर से पूर्णिमा आनी है, तो यहां पर अंधेरे से उजाले की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना, अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ेंगे, फिर से पूर्णिमा आ जाएगी। और यही क्रम चलता रहता है। जब अमावस्या की रात हो, काली रात हो, पूरा डार्क हो, और तब आसमान को आप निहारिए, अगर मौसम साफ है, बादल वगैरह नहीं है, तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया से आपको टिमटिमाते तारे, बहुत सारे और पिंड, ये सब दिखेंगे। लेकिन जब दिन में आप इसको देखते हैं, दिन के समय में सूर्य निकल आता है, और सूर्य की रोशनी जब चारों तरफ फैली रहती है तो ये रोशनी इतनी तेज होती है कि आपको जो स्टार चमकते हुए रात में दिख रहे थे वो नहीं दिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस सूर्य की रोशनी में, सन की रोशनी में ये छिप जाते हैं। ज्यादा कोई प्रकाशमान चीज होगी तो वो कम प्रकाश वाली चीज को छुपा लेती है, तेज प्रकाश के कारण वो नहीं दिख पाते हैं। कभी आपसे कोई पूछे कि दिन में ये खगोलीय पिंड क्यों नहीं दिखते, तारे क्यों नहीं दिखते, चंदा क्यों नहीं दिखता है, मून क्यों नहीं दिखता है, तो आप बता दीजिए कि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, वो बहुत तेज प्रकाश होता है, और इस कारण से उसके प्रकाश में ये नहीं दिखाई देते। जैसे रात्रि होती है तो ये चमक दिखाई देने लगती है, जैसे जुगनू भी आपको रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये जो सूर्य है, ये चंद्रमा है, बहुत सारे सूर्य जैसे अन्य तारे हैं, बहुत सारे पिंड हैं रात के समय जो आसमान में आपको दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं खगोलीय पिंड। इनको क्या बोला जाता है? खगोलीय पिंड। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? सेलेस्टियस बॉडी। सेलेस्टियस बॉडी, सेलेस्टियल जो बॉडी होती है, सेलेस्टियल बॉडी, इसमें सूर्य, चंद्रमा, जितने भी पिंड हैं वो सारे आते हैं। हेवनली बॉडी भी इनको कहा जाता है। कुछ जो पिंड हैं वो गर्म होते हैं, कुछ जो पिंड हैं वो ठंडे होते हैं, कुछ ज्यादा चमकदार होते हैं, कुछ कम चमकदार होते हैं। इस तरीके से अगर इनको हम बांटें तो कुछ पिंड ऐसे आपको मिलेंगे इन्हीं खगोलीय पिंडों में से। उन पिंडों में क्या होगा? अपनी ऊष्मा इनमें मिलती है और अपना प्रकाश इनमें मिलता है। यह विशेषता इसमें पाई जाएगी।
ऐसे पिंड जिसमें अपने प्रकाश और अपनी ऊष्मा ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, इस पिंड को हम एक नाम देते हैं और वो नाम क्या है? तारा। तारे को हम क्या कहते हैं? स्टार। जैसे सूर्य, सन क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ये बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और इसी प्रकाश और ऊष्मा के कारण आगे अभी आप पढ़ेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न तारों के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश और ऊष्मा के कारण जितना भी हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं, प्रकाश की आवश्यकताएं हैं, वो पूरी होती रहती हैं। तो हमको एक बात पता चल गई कि सन जो है, सूरज जो है, ये भी एक तारा है। बहुत सारे तारे हैं, रात में जितने आपको दिखते रहते हैं सब तारे ही हैं, लेकिन सूरज भी एक तारा है। और सूरज हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूरज का जो सोलर सिस्टम है, जो परिवार है, उसी परिवार के सदस्य ग्रह पृथ्वी पर हम निवास करते हैं। सूरज जितना छोटा आपको दिखाई देता है उतना छोटा है नहीं, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा दूरी यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर यह है, इस कारण से यह हमको स्मॉल साइज में दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जैसे वायुयान को आप, एरोप्लेन को आप हवा में उड़ते देखते हैं तो आपको छोटा सा दिखाई देता है, और वास्तव में वो इतना छोटा होता नहीं है। तो दूर से चीजें छोटी दिखाई देती हैं, और इसी कारण से जो सूर्य का ये प्रकाश है वो इतना कम नहीं है, और इसकी जो ऊष्मा है वो भी इतनी कम नहीं है। दूरी के कारण ये हमको कम प्रतीत होती है, कम महसूस होती है। रात्रि के समय आसमान की तरफ जब आप देखते हैं तो सूर्य की तरह और बहुत सारे तारे हैं जिनके द्वारा एक तारामंडल का निर्माण किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? और ऐसे ही एक तारामंडल है हमारा, उस तारामंडल का नाम है अर्सा मेजर या बिग बियर। अर्सा मेजर या बिग बियर ये ऐसे नक्षत्र मंडल है, इनको तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल ऐसे ही एक है, और इस नक्षत्र मंडल में बहुत सारे तारे हैं। तो एक तारामंडल, एक नक्षत्र मंडल, इसका नाम लिखिए आप नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, इस नक्षत्र मंडल में अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। ये नक्षत्र मंडल है, कॉन्स्टेलेशंस। तो ये नक्षत्र मंडल ऐसे ही एक नक्षत्र मंडल है आपका जिसका नाम है उर्सा मेजर या बिग बियर, और उसी के अंतर्गत एक तारा समूह आता है 7 तारों का, जो इसमें दिखाया गया है। ये देखिए 4 3 3 4 5 6 7, 7 तारों का ये है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 इधर हो गए और 3 ये। इसको हम कहते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि जो पार्ट है वो है अर्सा मेजर या बिग बियर, इसके दोनों नाम है इस नक्षत्र मंडल का। ये नक्षत्र मंडल है और इसका ये पार्ट है। आप इसको कैसे देखेंगे? रात्रि के समय, पुराने समय में आज की तरह गूगल सिस्टम नहीं होता था। दिन के समय तो सूरज पूरब से हमको दिखता है निकलता हुआ। वास्तव में सूरज पूरब से न निकलता है और न पश्चिम में अस्त होता है। सूरज तो जहां है वहीं रहता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि पूरब से सूरज निकला और जाके पश्चिम में अस्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। लेकिन सूरज अपनी जगह पे रहता है, न सूरज निकलता है और न सूरज का अस्त होता है। हमारी पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, इस कारण से हमको लगता है कि ऐसा हुआ। ठीक है, पूरब से निकलता है तो हम जान लेते हैं कि यह पूरब दिशा है, पश्चिम में अस्त होता है तो हम पश्चिम दिशा जान लेते हैं। लेकिन रात्रि के समय ऐसा हमारा कोई सूर्य हमको दिखाई नहीं देता। तो रात्रि के समय, पुराने समय में दिशा ज्ञान के लिए एक तारे का प्रयोग किया जाता था जो कि उत्तर दिशा में स्थित होता है, और इस तारे का नाम है ध्रुव तारा। ये नॉर्थ में स्थित होता है। और अगर हमको एक दिशा पता चल जाए कि ये नॉर्थ है तो इसके अपोजिट ये हम कह सकते हैं साउथ है, और इसके राइट में ये ईस्ट, और इसके लेफ्ट में ये वेस्ट हो गया। तो ध्रुव तारे से हम उत्तर दिशा का पता लगाते हैं। जो ये आपने सप्तऋषि देखा, सप्तऋषि में 7 तारे हैं, उनमें से ये 2 तारे पे आप ध्यान दीजिए। जब आप उत्तर दिशा की ओर ऐसे मुंह करके खड़े होते हैं, आपके इधर पूरब रहता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में पश्चिम रहता है।
और आप ऊपर की तरफ इन दो तारों के भरोसे दिखते हैं, तो इस जगह पे जो ये तारा नजर आता है ये ध्रुव तारा होता है। और ध्रुव तारा क्योंकि हमेशा उत्तर में निकलता है तो आपको पता चल जाता है कि ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा की जानकारी हमको कैसे मिली? ध्रुव तारे से। हमेशा एक ही जगह पे ये स्थिर रहता है, इस कारण से हमेशा दिशा के ज्ञान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सप्त ऋषि मंडल का जो संकेतक तारा है वो बताता है, ये इसके संकेतक तारा है। 7 जो ये तारे हैं इनमें में से ये 2 संकेतक तारे के तौर पे जाने जाते हैं। जहां से आप सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे तो आपको ध्रुव तारा दिख जाएगा। हमने बात की स्टार्स की, तो स्टार्स के बारे में 2 चीजें तो आपको पता चल गई। पहली बात आपको ये पता चल गई कि जो स्टार होते हैं उनके पास क्या होता है, एक तो उनके पास अपनी ऊष्मा होती है और दूसरी बात अपना प्रकाश इनके पास होता है। और ठीक इसी तरीके से एक स्टार हमको मिला और वो है सन। मिल गया कि नहीं? ये भी बात हमने कर ली कि पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, इसी कारण से इतना छोटा दिखाई देता है। दूर है इसी कारण से हमको कम प्रकाश महसूस होता है, कम ऊष्मा महसूस होती है। नजदीक होता तो हम वहां पे उसकी तरफ देख भी नहीं पाते, रह भी नहीं पाते उसके करीब। ठीक है, लेकिन कुछ पिंड ऐसे भी होते हैं, खगोलीय पिंड की बात हमने की थी, तो खगोलीय पिंडों में केवल यही नहीं है, खगोलीय पिंडों में तारे हैं, खगोलीय पिंडों में ग्रह हैं, खगोलीय पिंडों में उपग्रह हैं, इसके अंतर्गत उल्का पिंड भी आते हैं, है ना। इसके अंतर्गत आपको क्षुद्र ग्रह भी मिल जाएंगे। ये बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं। तो एक खगोलीय पिंड आपको मिलेगा जिसको हम कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं ग्रह। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रह क्या है, तो ग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनेट। और प्लेनेट शब्द बना है प्लेनेटाई से, और प्लेनेटाई एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है परिभ्रमण, चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमण, परिभ्रमण का मतलब चारों ओर घूमने वाला। यानी कि जितने ग्रह हैं उनमें एक विशेषता पाई जाती है, प्लेनेट है, कि वो चारों तरफ घूमते हैं। ठीक ऐसे ही एक हमारे पास ग्रह है और उसका नाम है पृथ्वी। बहुत सारे और ग्रह हैं, उसमें एक ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी सोलर सिस्टम का पार्ट है, और सोलर सिस्टम में जो सौर मंडल है, सौर मंडल में पृथ्वी जैसे 7 ग्रह और हैं, उनको भी अभी हमको पढ़ना है। तो पृथ्वी क्या करता होगा, ये सिद्ध हो गया कि ये ग्रह है तो चारों ओर घूमने वाला होगा, क्योंकि इसको प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेटाई शब्द का अर्थ यही है। बात समझ में आ गई? अब ये किसके चारों तरफ घूमेगा, तब पता लगाया गया तो पता चला कि एक है सन, और सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो चक्कर लगा रहा है। ये आपका हो गया अर्थ, ये चक्कर लगा रहा है। और भी ग्रह ऐसे हो सकते हैं, अभी आपको मिलेंगे भी। लेकिन ग्रह की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका प्रकाश नहीं होता खुद का, इसकी जो ऊष्मा है वो नहीं होती खुद की। लेकिन जब ये चक्कर लगा रहा होता है तो प्रकाश और ऊष्मा के लिए ये सूर्य पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? सूर्य पर निर्भर होता है, सन पर। तो क्या पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह पाए जाएंगे वो सारे सूर्य पर ही निर्भर करेंगे? तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य अकेला तारा नहीं है, सूर्य जैसे बहुत सारे तारे हैं। पृथ्वी के पास क्योंकि ये बिल्कुल करीब था, इसको प्रकाश और ऊष्मा चाहिए थी, इसको किसी ग्रह की एक तारे की तलाश थी, तो पड़ोस पास में था तो इसने अपना चुन लिया, इसके परिवार में शामिल हो गया। तो पृथ्वी नजदीक है सूर्य से, लोग नजदीकी से ही तो मदद मांगते हैं। तो पृथ्वी को सबसे नजदीक लगा कि इसी से ले लिया जाए, तो अपना ले लिया इसने। और पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, यही वो अर्थ है। ये इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, जिस पर हम रहते हैं। तो हम रहते किस पे हैं? हम तारे पे नहीं रहते। अगर आपसे कोई पूछे किस पे रहते हैं तो आप बता दीजिए कि हम प्लेनेट पे रहते हैं, और इस प्लेनेट का नाम क्या है? अर्थ। इस प्लेनेट का नाम क्या है? पृथ्वी। बात समझ में आ गई?
अब ये जो ग्रह हमने देखा पृथ्वी, इसके जैसे और बहुत सारे ग्रह हैं जो पृथ्वी जैसे हो सकते हैं या थोड़े इनसे अलग हो सकते हैं। चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे एक आपको यहां पे दिख रहा है, ये एक तारा है और इसका नाम है सूर्य, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा है। ये तारा है और इसका नाम है सूर्य। अब इस तारे में ध्यान दीजिएगा बहुत सही से, इस तारे में प्रकाश है, इस तारे में अपनी ऊष्मा है। बाकी इसके पीछे जो दिख रहे हैं, और यहां पे देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति, शन, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है? ये सब आपके हो जाएंगे प्लैनेट। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये क्षुद्र ग्रह, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब है प्लैनेट। और प्लैनेट का मतलब हिंदी में क्या कह रहे हैं? ग्रह। सूर्य एक तारा, तारा जैसे आए तो तारे की अपनी प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, लेकिन ग्रह की बात आती है तो ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता, अपनी ऊष्मा नहीं होती। तो ये सारे ग्रह प्रकाश और ऊष्मा के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं। और क्योंकि इनको भैया चाहिए क्या? ऊष्मा और प्रकाश। जब आपको किसी से जरूरत होती है तो आप उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, जैसे आपको पैसे चाहिए, आपको इस काम है तो आप अपने मम्मी पापा के चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य जो है, ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सोलर सिस्टम, और सूर्य हुआ इसका मुखिया। यहां पर मुखिया कौन है सोलर सिस्टम का? ये आपका हो गया सूर्य। तो ये सारे ग्रह प्रकाश और ऊष्मा के लिए सूर्य का चक्कर लगाया करते हैं। बुध भी लगाता है, शुक्र भी, और ये नेपच्यून भी। ये बात अलग है कि चक्कर लगाने के रास्ते सबके अलग अलग हैं। सबके रास्ते जो है चक्कर लगाने के अलग अलग हैं। तो अलग अलग रास्ते हैं। अलग अलग रास्ते होने का क्या मतलब है भाई? एक रास्ते से भी तो जा सकते थे। एक रास्ते से जाने में दिक्कत ये थी कि ये टकरा सकते थे, और टकरा जाते तो ये बड़े बड़े पिंड है, समस्या हो जाती। तो सूर्य ने कहा ठीक है, हमारे पास आए हो, लेकिन सबका रास्ता मैं तय कर दे रहा हूं, अपने अपने रास्ते में चक्कर लगाओ। ठीक है। बुध से कहा कि तुम बिल्कुल पास में हो तो तुम अपना एक रास्ता बना लो। शुक्र से कहा, पृथ्वी से कहा, सबने अपने रास्ते बना लिए। और ये टोटल सोलर सिस्टम में ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह। ग्रह का मतलब प्लैनेट। प्लैनेट कितने हैं? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना, फिर अपना मंगल, बृहस्पति, सन, यूरेनस, नेपच्यून। इनका क्रम ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिए। क्षुद्र ग्रह भी हैं बहुत सारे, और उल्कापिंड भी हैं जो सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि सोलर सिस्टम किससे बना हुआ है, तो आप तुरंत बताइए 8 ग्रह। 8 ग्रहों के भी अभी मिलेंगे उपग्रह, इसी में मिलेंगे क्षुद्र ग्रह, इसी में आपको मिल जाएंगे उल्कापिंड। तो इन सब से मिलकर क्या बना है? सोलर सिस्टम, सौरमंडल। इसको हम एक परिवार का नाम दे देते हैं, सौर परिवार का नाम दे देते हैं। और हर परिवार का एक मुखिया होता है। तो इसका मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य ही इसका मुखिया है, और मुखिया को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसीलिए सूर्य जिम्मेदारी उठाता है, और यहां पर प्रकाश की व्यवस्था और ऊष्मा की व्यवस्था यही करता है। ये केंद्र में स्थित है। अब ये सब चक्कर लगा रहे हैं। बहुत बड़ा है सूर्य, गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल बहुत ज्यादा है, और इतना खिंचाव बल है कि पूरे सौर मंडल को बांधे रहता है। इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स है, एक खिंचाव लगता है। प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन इसकी तेज ऊष्मा हम इसलिए नहीं महसूस कर पाते, मैंने आपको बताया कि हमारी दूरी ज्यादा है। ठीक है। और ये जो चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह, आप देखिए इनका पथ जो है, जैसे ये सूर्य है तो इसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर नहीं लगा रहे, इस तरीके से दीर्घ वृत्ताकार पथ है। जो पथ है वो कैसा पथ है? दीर्घ वृत्ताकार पथ। दीर्घ वृत्ताकार पथ में ये लोग चक्कर लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई? दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। बुध चक्कर लगाता है तो बुध को लगते हैं केवल 88 दिन, क्योंकि इसका रास्ता जो है वो बिल्कुल नजदीक है। तो केवल 88 दिन में ये चक्कर लगा लेता है। और ये ग्रह जब चक्कर लगा रहे होते हैं तो एक चीज और देखिए, 88 दिन में तो ये चक्कर लगाता है,
अपने अक्ष पे भी ऐसे ऐसे ये घूमता रहता है। ये ग्रह है तो एक तो ऐसे सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, और दूसरा ऐसे लट्टू की तरह गोल गोल ऐसे नाचता है। तो जो चारों तरफ घूमता है, परिक्रमा करता है ना, जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो उसमें तो लगते हैं 88 दिन, लेकिन जो अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये अक्ष हुआ ना उसका, जैसे लट्टू घूमता है, तो अक्ष पर जब ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसको हम कहते हैं घूर्णन गति। इसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति। तो ये भी 59 दिन में ये पूरा करता है। शुक्र लगाता है, शुक्र का थोड़ा ज्यादा 255 दिन, घूर्णन 243, पृथ्वी 365 दिन, पृथ्वी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, और घूर्णन पृथ्वी का केवल एक दिन में, इसीलिए 24 घंटे में दिन रात होते हैं। चंद्रमा ये पृथ्वी का उपग्रह है, एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, अभी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। मंगल सूर्य के चारों तरफ इसका परिक्रमा लगाने का जो समय है वो 687 दिन है, और अपने अक्ष पर एक ही दिन में पृथ्वी के समान घूर्णन है किसका? मंगल का। बृहस्पति सूर्य के चारों तरफ 11 साल लग जाते हैं, क्योंकि दूरी देखिए बढ़ गई, यहां पे आते आते अब लंबा मार्ग है तो इसको ज्यादा समय लगता है, लगभग 11 साल 11 महीने लगते हैं, यानी कि 12 साल लग जाता है। और अपने अक्ष में ये केवल 9 घंटे में ऐसे घूर्णन पूरा कर लेता है। अपने अक्ष पे जो घूमता है ऐसे, वो केवल 9 घंटे। शनि सूर्य के चारों तरफ इसको परिक्रमा करने में 29 साल से ऊपर का समय लगता है, और अपने अक्ष पे 10 ही घंटे में, 10 घंटे 40 मिनट यानी 11 घंटे। यूरेनस और ज्यादा समय 84 साल, और नेपच्यून 164 साल लगाता है। तो एक क्रम आपने देखा, एक तो ये क्रम याद करिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून, ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में ग्रहों का क्रम है। और दूसरा आप ये याद करिए, इसी के अनुसार जब आप सूर्य के नजदीकी ग्रहों से दूर के ग्रहों की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो परिक्रमण काल है ये बढ़ता चला जाता है। 88 दिन, 255 दिन, 365 दिन, 687, ऐसे देखिए सालों में हो गया, लास्ट में 164 साल पहुंच जाता है। तो एक क्रम ये, यानी कि जो सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम है उसी के अनुसार ही इनके परिक्रमण काल का क्रम है। पहले एक ग्रह और हुआ करता था, वो यहां पर अपना परिक्रमा का पथ लिए हुए परिक्रमा करता था, उसका नाम था प्लूटो। प्लूटो 2006 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई, और उसमें उसको माना गया कि ये ग्रहों के लिए जो आवश्यक नियम है उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो अगस्त 2006 में उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। पुरानी किताबों में आपको 9 ग्रह मिलेंगे, लेकिन अब वर्तमान समय में 8 ही ग्रह हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की किताब में एक फार्मूला दिया हुआ है, जब आप ग्रहों को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चक्कर लगाते मिलेंगे, लेकिन बुध देखिए सबसे अंदर वाला ग्रह यह है, फिर बाद में आपका आता है शुक्र, इसके बाद पथ, फिर पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। और इसको याद करने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूले का नाम है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो माई से यहां पर यह हो जाएगा मरकरी, वेरी से हो जाएगा वी से वीनस, ई से हो जाएगा अर्थ, एम से हो जाएगा मार्स, जे से हो जाएगा जुपिटर, एस से हो जाएगा सैटर्न, यू से हो जाएगा यूरेनस, और एन से हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में ग्रहों का क्रम। अच्छा, 2 ग्रह आपने इसमें देखे, यहां पे देखिए, फिर से मैं दिखा रहा हूं, इस वाले में देखिए, एक ग्रह शनि है, इस ग्रह के चारों तरफ छल्ला पाया जा रहा है, जो कि आपको दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए चारों तरफ ये छल्ला पाया जा रहा है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले कि किन ग्रहों के चारों तरफ छल्ला पाया जाता है, तो केवल शनि नहीं है, शनि के पहले बृहस्पति और शनि के बाद यूरेनस, इन दोनों में भी छल्ला पाया जाता है। यानी कि ऐसे 3 ग्रह हैं जिनके चारों तरफ छल्ला पाया जाता है। ठीक है, आपसे कभी कोई पूछे कि शनि के चारों तरफ छल्ला पाया जाता है बाकी, तो बाकी 2 और ग्रह हैं, सब में नहीं पाया जाता है, लेकिन 2 और ग्रह हैं। ये वास्तव में आप जब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये क्या है, तो ये गैसें हैं, जैसे घनीभूत हो गई हैं, छल्ले की तरह दिख रही हैं। आगे की कक्षाओं में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रारंभिक समय में क्या होता था, जब मनुष्य देखता था तो इतने बढ़िया बढ़िया हमारे पास टेलीस्कोप नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था, सैटेलाइट नहीं थे। आर्यभट्ट थे, प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा सूर्य का जो प्रकाश होता है, परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं,
और आज हमको इस पे यकीन हो गया है। आज खगोलविद जो है इस पर यकीन करते हैं और तब आर्यभट्ट ने इसको कह दिया था। तो अभी 8 ग्रह हैं, इतना आपको समझ में आ गया। दूरी के क्रम में यहां पर आप देखें तो तीसरा ग्रह आपका पड़ता है पृथ्वी, अर्थ। सूर्य से, ये सूर्य है आपका, तो यहां पर मिलेगा आपको बुध, बुध के बाद में मिलेगा शुक्र और शुक्र के बाद में आपको मिलेगा पृथ्वी। तो ये कौन सा ग्रह है? ये थर्ड फ्रॉम सन, तीसरा ग्रह है जो सूर्य से दूरी के क्रम में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर साइज में देखेंगे, आकार में देखेंगे तो ये फिफ्थ आएगा, है ना। पृथ्वी का जो साइज है वो आपसे कोई कहे गोल है तो आप कह दीजिएगा नहीं, पृथ्वी का साइज जो है वो गोल नहीं है, पृथ्वी का साइज कुछ ऐसा है। यानी कि जो पृथ्वी है आपकी वो यहां पर और यहां पर ध्रुवों पर, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस पर थोड़ी सी चपटी हुई है और इस चपटी आकृति को कहते हैं जियोइड। क्या कहते हैं? जियोइड। और ये जियोइड हिंदी में कहा जाता है भू-आव, यानी कि ये आकृति ही पृथ्वी जैसी। आव का मतलब क्या है? ऑइड का मतलब क्या है? जैसी आकृति। भू-आव यानी कि पृथ्वी जैसी आकृति, पृथ्वी के समान आकार, तो इसको भू-आव कहते हैं। यहां पर थोड़ा थोड़ा ये चपटा है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो यहां पर वाटर पाया जाता है, जल, और दूसरी चीज यहां पर क्या पाई जाती है? वायु। दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। वायु, वायु का मतलब जो आवश्यक गैसें हैं जीवन के लिए वो, और जल तो पाया ही जाता है। हमारी पूरी पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा वाटर है, जल है। तो आसमान से जब इसको देखो तो ये ब्लू कलर का दिखता है, इसी कारण से इसको ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है। ब्लू है, पानी पानी, पानी कैसा है? ब्लू कलर का। समुद्र को आप ऊपर से देखेंगे तो ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, अन्य किसी ग्रह पे ऐसी परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं। चंद्रमा पर भी जाके देखा गया, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, ये लोग गए चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को, 1969 को ये लोग चंद्रमा पर गए। वहां पर भी देखे, वहां पे इंसान नहीं मिले इनसे। पृथ्वी जैसी स्थितियां सब कहीं नहीं पाई जाती हैं। राकेश शर्मा भारतीय थे जो चंद्रमा पर गए थे। आपकी बुक में दिया है कि पता करो कि कौन भारतीय था जो चंद्रमा पे गया था, तो राकेश शर्मा गए थे। ठीक है, तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं, पृथ्वी पे इतनी अनुकूल परिस्थितियां पाई जा रही हैं, उनका बेसिक कारण है जल और वायु का पाया जाना, नीले रंग का दिखना, यानी कि जल का पाया जाना। बात समझ में आ रही है? अब जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना खुद का एक उपग्रह पाया जाता है। पृथ्वी का अपना खुद का एक उपग्रह पाया जाता है। जब उपग्रह की बात होती है तो दो बातें आपके दिमाग में आती हैं कि उपग्रह, उपग्रह यानी कि कोप्लैनेट आप इसको कह सकते हैं, और दूसरा एक सैटेलाइट। बात समझ में आ रही है? ये है आपका मून, चंद्रमा, मून है ये पृथ्वी का उपग्रह है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। और दूसरा उपग्रह एक इसको भी बोलते हैं जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। और ये जो उपग्रह है ये मानव निर्मित है। ये विज्ञान तकनीक की मदद से हमने बनाया है अपने यूज के लिए। चंद्रमा कैसा है? प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह, इसीलिए अन्य उपग्रहों को भी कई बार कह दिया जाता है ये फलाने ग्रह का चंद्रमा है। चंद्रमा के अगर आकार की बात करें तो इसका व्यास 1/4 ऑफ अर्थ, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। लेकिन सूर्य के इतना बड़ा आपको लगता है, बड़ा सा दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और ये चंद्रमा और अर्थ के बीच की दूरी देखा जाए तो 3,84,400 किलोमीटर मात्र है। ये अर्थ और चंद्रमा के बीच की दूरी है। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। आपकी कार से, आपकी बाइक से जाने के लिए तो ये दूरी बहुत ज्यादा है, प्लेन से भी जाने के लिए दूरी ज्यादा है। खगोलीय दृष्टि से ये बहुत ज्यादा नहीं है। इसीलिए सूर्य दूर होने के बावजूद उतने बड़ा दिखता है, बहुत बड़ा है तब, और चंद्रमा छोटा है तब भी उतना बड़ा आपको दिख जाता है। ठीक है, जहां तक बात प्राकृतिक उपग्रह की है तो ये चंद्रमा है।
मानव निर्मित उपग्रहों की बात करें, जो कि आपके ये उपग्रह हैं, इनको रॉकेट के द्वारा छोड़ा जाता है। रॉकेट जाके उपग्रह की कक्षा में प्रवेश करता है, वहां पे भ्रमण करता है और विभिन्न उपयोगों के लिए, वास्तव में मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा इनको एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। बहुत सारी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हमने ऐसे प्राप्त की है। संचार उपग्रह हमने छोड़े हैं, जो आप बेतार प्रणाली से बात करते हैं, आप टेलीविजन चलाते हैं, तो अंतरिक्ष में बहुत सारे उपग्रह ऐसे घूम रहे हैं, है ना। आपने नाम सुना होगा इनसेट का, आपने नाम सुना होगा एडुसेट का, आपने नाम सुना होगा IRS का। ये सब उपग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा छोड़े गए हैं। और ये उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरीके से ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करके वहां पे चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, एक बात यहां पर समझिए, एक तो ये सन है, सन के चारों तरफ आपकी ये पृथ्वी है, अर्थ, ये चक्कर लगा रही है ना, ये चक्कर लगा रही है। अब यहां पर देखिए, ये चक्कर लगा रही है, कहीं यहां है कहीं यहां है, ऐसे। अब अर्थ का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, ये भी चक्कर लगा रहा है कि नहीं। जैसे जैसे अर्थ चक्कर लगाएगी वो आगे बढ़ते चली जाएगी। भाई अभी अर्थ यहां है, फिर आगे बढ़ेगी यहां यहां यहां, ऐसे बढ़ेगी। तो चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है, तो वो भी, क्योंकि इसका भी अपना एक पथ है पृथ्वी के चारों तरफ ही, ये भी चक्कर लगाता बढ़ेगा। तो जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा चक्कर लगाता है किसका किसका, एक तो सूर्य का चक्कर लगा, पृथ्वी का चक्कर लगाता ही है, दूसरा सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो इन दोनों का चक्कर ये लगाता है, दोनों का चक्कर ये लगाता है चंद्रमा। बात समझ गए, दोनों का चक्कर लगाता है। जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसे ही चंद्रमा पृथ्वी का लगाता है और दोनों तरफ ये घूमता रहता है। मानव निर्मित जो उपग्रह होते हैं, इनको भी प्रवेश करा दिया जाता है, यहां से रॉकेट से छोड़ा जाता है। रॉकेट ऊपर जाके इनको पृथ्वी की कक्षा में छोड़ देता है, बाकी चीजें सब गिर जाती हैं। जो लॉन्च हुआ था, जो इसको लेके गया था, वो सब मटेरियल गिर गया। केवल अब क्या बचा, सैटेलाइट, और सैटेलाइट कक्षा में पुश कर दिया गया और वहां पे ये चक्कर लगाने लगा, जानकारी ये देने लगा। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी, ये दोनों, चंद्रमा यहां पर इसका उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, ये भी एक प्रश्न है। तो ये 27 दिन लगते हैं। और इन दोनों में एक ऐसा संबंध है कि हमेशा आप चंद्रमा को देखेंगे तो आपको उसका एक ही हिस्सा दिखता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, 27 दिन में ये पृथ्वी के चारों तरफ, यानी कि कक्षा की गति पूरा करता है। और चंद्रमा भी पृथ्वी और अन्य ग्रहों की तरह अपने अक्ष पर भी ऐसे ऐसे घूमता रहता है। जब कोई चीज ऐसे घूम रही है तो इधर से जो चीज आप देख रहे हैं वो दिख रही है, फिर घूमेगी तब तो नजर आएगी दूसरी। लेकिन जब तक ये घूम के इधर आती है तब तक ये आगे बढ़ जाती है। इसको कक्षीय गति कहते हैं। कक्षीय गति कितने दिन में? मैंने आपको बताया 27 दिनों में। और ठीक इतने ही समय में ये चंद्रमा ऐसे भी घूम जाता है, यानी कि जो अक्षीय गति है, अक्षीय गति भी ऐसी ही है। तो कक्ष और अक्ष ये दोनों साथ साथ इसकी गतियां पूरी होती हैं, और दोनों कितनी है? 27 दिन। तो 27 दिन जब सेम पूरी हो जाती हैं, कक्षीय और अक्षीय दोनों गतियां सेम समय में पूरी होती हैं, तो इसका एक ही भाग एक ही समय में अपने अक्ष पर और अपनी कक्षा में चक्कर पूरा करने के कारण एक ही भाग इसका दिखता रहता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर आपको पर्वत मिल जाएगा, इसकी सतह पर आपको मैदान मिल जाएगा, इसकी सतह पर आप देखेंगे तो आपको अन्य बहुत सारे गड्ढे और उबड़ खाबड़, ये सारी चीजें जैसे यहां पे आप देखते हैं पृथ्वी पे मिल जाएंगी, लेकिन जीवन योग्य परिस्थितियां वहां पर नहीं है। ठीक है, गए लोग और वहां पर देखा, लेकिन ऐसा वहां पर है नहीं। ठीक है, तो आपने यहां पर देख लिया 3 चीजें। एक आपने तारे देख लिए, आपने उपग्रह देख लिए, आपने ग्रह देख लिए। ग्रह उपग्रह तो देखे ही, उसके साथ से आपने ग्रह भी देख लिया। अब एक चीज हमको देखनी है, वह है क्षुद्र ग्रह। हमने आपको बताया था कि यहां पर जब आप जाएंगे सोलर सिस्टम में, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एक पट्टी पाई जाती है। ये, इसको हम क्या कहते हैं?
क्षुद्र ग्रह। ये उपग्रह नहीं है, ये क्षुद्र ग्रह है। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह। अब इन क्षुद्र ग्रहों को आप ऐसे पट्टी में देखेंगे इस तरीके से, ये भी वास्तव में ग्रह उपग्रह के साथ साथ में पाए जाने वाले पिंड हैं। ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में इनकी कक्षा पाई जाती है। वास्तव में ये ग्रहों के ही भाग हैं, ग्रह के भाग हैं, टूट गए, ये टुकड़े हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये पूरी आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, कहीं पे डार्क काला दिखेगा, कहीं एलोइस दिखेगा, कहीं पे व्हाइट भी नजर आएगा, इस तरीके से दिखेंगे। कभी विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट के दौरान ये टूटकर अलग हो गए। अलग हुए तो उसी के चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर लगाने लगे, क्योंकि वो ऐसे विस्फोट के समय वो घूम रहा था, तो ये भी पिंड ऐसे घूमने लगे। ठीक इसी तरीके से क्षुद्र ग्रहों को अंग्रेजी में कहा जाता है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड। ठीक इसी तरीके से आपको मिल जाएंगे, यहां पर देखिए, वो है उल्का पिंड। क्या मिल जाएंगे? उल्का पिंड। ये उल्का पिंड क्या है? ये भी टुकड़े हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े हैं। पृथ्वी पर गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है इनमें। अन्य ग्रहों पे भी गिरते होंगे, लेकिन पृथ्वी से मतलब इसलिए हमारा है क्योंकि हम यहां पर रहते हैं। घर्षण क्रिया इसमें होती है, गर्म होकर जलने लगते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। पूरी उल्का एक बार अगर पृथ्वी पर गिर जाए, पूरा बड़ा पिंड गिर जाए, पूरी तरह से जले बिना गिर जाए, तो गड्ढे बना देती है, पूरा गड्ढा बन जाएगा। और गड्ढा बन के अगर वो रिहायशी इलाके में गिरा तो बहुत बड़ा, ये गड्ढा कोई छोटा नहीं होगा, रोड पे पाया जाने वाला गड्ढा नहीं होगा, बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाएगा, पूरा तहस नहस कर देगा। तो कई बार आप न्यूज में देखते होंगे कोई उल्का पिंड टकराने वाला है, गिरने वाला है, ऐसी चर्चाएं होती हैं। ठीक है, आप लोग जब आकाश में कभी ऊपर देखेंगे, खुले आकाश में, तो आपको कभी कभी नजर आएगा एक पूरी चौड़ी पट्टी ऐसे नजर आएगी, और ये पट्टी होगी जिसमें बहुत सारे लाखों की संख्या में तारे होंगे, ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे। जैसे सोलर सिस्टम आपने देखा, ऐसे बहुत सारे उसमें सिस्टम ऐसे आपको मिल जाएंगे। इनका एक समूह जब हम देखते हैं, लाखों तारों का समूह, तो इसको हम नाम देते हैं आकाशगंगा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिल्की वे। आकाशगंगा जो नाम पड़ा, वास्तव में पहले भारत में माना जाता था कि आकाश में नदी है, ये नदी बह रही है, जिसका जल दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये पूरी एक नदी बह रही है। हमारे यहां नदी यानी कि गंगा, गंगा को पवित्र माना जाता था, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया आकाश गंगा। उसी नदी के कारण इसका नाम रखा गया आकाश गंगा। इसको मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा में है, जो हमारा सोलर सिस्टम है इसी आकाश गंगा में पाया जाता है, पूरा सौरमंडल। ऐसे लाखों आकाश गंगाएं हैं, और इन लाखों आकाश गंगाओं से, जिसमें कि करोड़ों तारे, बादल, गैस, ग्रह, उपग्रह, इनसे मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी कि ब्रह्मांड का अगर कॉन्सेप्ट कोई आपसे पूछे, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये करोड़ों की संख्या में जो आकाश गंगाएं हैं, इनसे मिलकर ब्रह्मांड बना है। और आकाश गंगाओं में आपने देखा कि उसमें ग्रह, उपग्रह, पिंड बहुत सारे पाए जाते हैं। यानी कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, यहां पर इसको देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर हम कहीं यहां रह रहे हैं, ये सौरमंडल का हिस्सा है, ये आकाश गंगा का हिस्सा है सौरमंडल, और ये आकाश गंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये कितना विशाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम जहां पे रहते हैं वो बहुत छोटी जगह है भाई, सबसे बड़ा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं, मिल्की वे, और इन आकाश गंगाओं में हमारा सौरमंडल एक, और इस सौरमंडल का एक हिस्सा, 8 ग्रह उसमें से एक पृथ्वी, और भी उसमें सारी चीजें आती हैं, उसमें से एक पृथ्वी। इस पृथ्वी पर जब हम पहुंचे, तो पृथ्वी पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट है ना, आप देखेंगे तो महाद्वीप कई है ना, और इन महाद्वीप में से हमारा एक देश, और इस देश में से हमारा एक प्रदेश, और इस प्रदेश में हम देखें तो हमारा एक जिला, और इस जिले में हमारा एक शहर, और इस शहर में हमारा एक मोहल्ला, और इस मोहल्ले में हमारा एक मकान, और इस मकान को बना के हम कहते हैं कि बहुत बड़ा बना लिया, कितना बड़ा। और फिर उसमें हमारा कमरा, कहते हैं हा बड़ा सा कमरा है हमारा, बहुत बड़ा कमरा है। आप बहुत छोटी जगह पे रह रहे हैं, ब्रह्मांड में बिंदु रखना भी मुश्किल है।
बहुत छोटा मच्छर और मक्खी के डंक के इतना, अगर उसके टांगों के इतना भी कोई निशान बनाया जाए तो आपका शहर उसमें नहीं दिख पाएगा। आप इतनी छोटी जगह पर रहते हैं, आप सोच के देखिए। और इस ब्रह्मांड के बारे में हमको जानकारी अभी भी पूरी नहीं है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, ग्रह उपग्रह छोड़ रहे हैं, विभिन्न ग्रहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी लाखों आकाश गंगाएं हैं, तो हमारा स्थान बहुत छोटा है। अब इस चैप्टर में आपने यही समझा कि हम कहां पर, अपनी पृथ्वी जो है वो कहां पर एग्जिस्ट करती है, तो आपको लगा होगा कि हम बहुत छोटे हैं। इतनी दूर पे सूरज है, सूरज से यहां पर 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे, प्रति सेकेंड, घंटे नहीं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से प्रकाश दौड़ के चला आता है। सूर्य जब निकलता है तो 8 मिनट से ऊपर लग जाते हैं प्रकाश को यहां पर आने में। इसका दूसरी तरीके से हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, इसको ऐसे कहा जाए कि जब सूर्य के सामने पृथ्वी आती है तो प्रकाश पहुंचने में इतना समय लगता है, क्योंकि सूर्य वहीं रहता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य न निकलता है न सूर्य डूबता है। 8 मिनट तब लग जाता है जब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश चलता है। तो आप दूरी 15 करोड़ दूरी किलोमीटर में जान सकते हैं कितनी दूर, कितना विशाल, कितना विकराल आपका सोलर सिस्टम ही है। बात समझ में आ रही है? और फिर पूरा ब्रह्मांड अगर आप देखेंगे तब तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर हम रह रहे हैं, छोटा सा हमारा एक कमरा जिस पर हमको नाज रहता है, घमंड रहता है, और भी बहुत सारी चीजें हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, इस कॉलेज में, इस कंपनी में नौकरी करते हैं। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इस चैप्टर में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, चलिए उन प्रश्नों को कर लेते हैं, और उन प्रश्नों को करने के साथ ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपसे पूछा गया है ग्रह और तारे में क्या अंतर है, संक्षेप में उत्तर देना है। आप यहां पे बताइए, जो तारे हैं, तारों का अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है, और जो ग्रह हैं दोनों चीजें उनकी नहीं होती हैं। ग्रह प्रकाश और ऊष्मा के लिए तारों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य एक तारा है और पृथ्वी एक ग्रह है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल में मैंने आपको बताया कि 8 ग्रहों, उनके उपग्रहों, खगोल पिंडों, क्षुद्र ग्रहों से मिलकर बना हुआ एक मंडल जिसका मुखिया सूर्य है, उसको सौरमंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। जो सोलर शब्द है ये आया है सोलाई से, और सोलाई जो है एक रोमन ग्रीक देवता हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम पर, है ना, सोल शब्द वहां से आया और इसको सोलर सिस्टम कहा गया। प्रकृति की पूजा करना परंपरा में रहा है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए, तो आप लिख दीजिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना, मंगल, बृहस्पति, शनि, है ना, और नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून, इनके नाम लिख दीजिए। ये लास्ट में आप प्लूटो को मत लिखिएगा क्योंकि वो 9वां ग्रह था, 8 ग्रहों का नाम लिख दीजिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी में जीवन के लिए परिस्थितियां पाई जाती हैं, अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहां पर आपका जल और वायु का पाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जल 2/3 पाया जाता है, इस कारण से इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इसकी कक्षीय और अक्षीय दोनों, कक्ष और अक्ष पर इसको अपनी परिक्रमा जो करता है, कक्षीय और अक्ष पर घूमने में जो समय लगता है वो दोनों समान है, 27 दिन। इसी कारण से एक ही भाग हम देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? मैंने आपको बताया है कि लाखों की संख्या में जब आकाश गंगाएं आप जोड़ देंगे, लाखों की संख्या में ले लें, तब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी कि ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं जो है उनमें तो सारे पिंड पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि तारों, ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, अन्य खगोलीय पिंडों का समूह है, बहुत विशाल है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? हाँ, ये डिस्कशन वहां शायद रह गया। शुक्र जो ग्रह है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के तौर पर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है और शेप है ये पृथ्वी से मिलता है। साइज और शेप पृथ्वी से मिलने के कारण इसको क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो ये पृथ्वी है। सूर्य से क्रम देखेंगे तो ये 3rd है, और साइज में देखेंगे तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5th। जरा बताइएगा 4 बड़े ग्रह जो है पृथ्वी से वो कौन है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इनका जो पथ है वो दीर्घवृत्ताकार है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है?
उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। खाली स्थान भरना है। डॉट 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 का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है ना। तो तारों का एक समूह होता है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ पे नक्षत्र मंडल आप लिख दीजिए। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली, जैसे आकाश गंगा भी है, आकाश गंगा भी कह सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी का सबसे करीब तो ये है, सबसे नजदीकी जो ग्रह है ये शुक्र है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह तो ये पृथ्वी हो जाएगा। ग्रहों के पास अपनी क्या होती है? यहां नहीं होती पूछ रहे हैं, तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश ये नहीं होती है। इनके पास ना अपना प्रकाश होता है और ना इनके पास अपनी ऊष्मा होती है। यही अगर तारों के पास पूछता तो नहीं हट जाता, तब होती है आ जाता। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको पढ़ के तैयार रखिएगा। ये चैप्टर आपका है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। थैंक यू सो मच।